यस। सो दोस्तों, ओसीएम का जो चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो उसमें बेसिकली पूरे टॉपिक में क्या क्या चीजें आती है, तो इंट्रोडक्शन, मीनिंग डेफिनेशन, नेचर, सिग्निफिकेंस, थियरीज, हेनरी फॉयल के प्रिंसिपल, टेलर एफडब्ल्यू टेलर के प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट वगैरह ऐसी कुछ चीजें हैं। इतने सब कवरेज है टॉपिक का, ठीक है। 25% सिलेबस रिड्यूस्ड है, जिसमें सिग्निफिकेंस कट हो गया और टेक्निक्स कट हो गई, दो चीजें तो यहाँ पे गई। तीसरा, इंट्रोडक्शन एग्जाम में कभी पूछा नहीं जाता, तो इंट्रोडक्शन कट हो गया। अब बचा ही क्या है देखा जाए तो, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि कुछ भी नहीं बचा, ए चीजें भी है। मीनिंग डेफिनेशन, नेचर, थ्योरीज, हेनरी फॉयल और टेलर, ये 5 चीजें कवर करनी है, ठीक है। इसमें भी सबसे ज्यादा फोकस हमें ये दो चीजों पे करना है, हेनरी फॉयल पे और टेलर पे। हेनरी फॉयल और टेलर पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। अब मीनिंग डेफिनेशन, हम्म, ठीक है। मीनिंग डेफिनेशन, मीनिंग ठीक है, याद एक बार पढ़ लेते बस, बाकी डेफिनेशन नहीं लर्न करना है हमें तो। So while achieving goal of individual or organization, it is always important to use different systems or techniques. Some of these techniques are accepted universally. They are called principles. बच्चों, प्रिंसिपल मतलब क्या? बेसिकली हमारा टारगेट होता है, ऑफकोर्स हमें कोई भी गोल अचीव करना है तो उसके लिए हम प्लान करते हैं, ठीक है। कुछ टेक्निक होती है, हर एक की कोई टेक्निक होती है, और जो टेक्निक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है उसे प्रिंसिपल बोलते हैं, सिंपल। फॉर अचीविंग एनी गोल, फॉर अचीविंग गोल इट इज इंपॉर्टेंट टू यूज सम टेक्निक। अभी क्रिकेट मैच हमें जीतना है तो उसकी टेक्निक है ना भाई, बॉलिंग किसको पहले दे, बाद में किसको दे, बैटिंग किसको कराए, तो फिर फील्डिंग कैसे, बैटिंग कौन कर रहा है तो फील्डिंग कौन सा साइड में लगाएंगे, उसका पावर मतलब पावर शॉट ज्यादा करके कहाँ पे रन निकलते हैं, तो ये टेक्निक हुआ, ठीक है। तो ये टेक्निक जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है उससे बोलते हैं प्रिंसिपल। तो उसी का डेफिनेशन एकदम छोटा सा, प्रिंसिपल इज डिफाइन एज फंडामेंटल ट्रूथ। बच्चों, अभी तक मैं आपको रट्टा करने के लिए, लर्न करने के लिए नहीं बोल रहा था, बट नाउ दिस इज द टाइम, एग्जाम पास में आ चुकी है, ठीक है। कंसेप्चुअल तो रहना ही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कंसेप्ट भूल जाओ रट्टा करो, बट नाउ दिस इज द टाइम कि अभी आपको याद रखनी पड़ेगी, बहुत सारी चीजें याद रखना भी सीखना पड़ेगा, ठीक है। सो प्रिंसिपल इज डिफाइंड एज फंडामेंटल ट्रूथ। अब इसमें ये वर्ड आना ही चाहिए, अगर आपको मार्क्स चाहिए ना, यू यू हैव टू राइट दिस वर्ड्स। अगर ये वर्ड नहीं आया ना डेफिनेशन में तो वी कांट एक्सपेक्ट द मार्क्स, मिलेंगे ही नहीं। सो प्रिंसिपल इज डिफाइंड एज फंडामेंटल ट्रूथ ऑफ प्रपोजिशन, कि किस चीज का, दैट सर्व एज द फाउंडेशन फॉर सिस्टम, फाउंडेशन सिस्टम का, ऑफ बिलीफ और बिहेवियर और चेन ऑफ रीजनिंग। सो इसमें देखो बच्चों, 2-3 वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं डेफिनेशन में भी, मतलब डेफिनेशन तो 99% ट्राई करो कि जैसे दिया है वैसे ही लिखना है, बट एक आधा वर्ड भूल भी जाओ, एक दो वर्ड तो कॉम्प्रोमाइज चल जाएगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जो मैं मार्क कर रहा हूँ, प्रिंसिपल इज डिफाइंड एज फंडामेंटल ट्रूथ ऑफ प्रपोजिशन, सर्व एज अ फाउंडेशन फॉर अ सिस्टम ऑफ बिलीफ और बिहेवियर ऑफ चेन ऑफ, ठीक है। दोस्तों, मैं जो जो करते जा रहा हूं मेरे साथ आप लिखते जा रहे हो रियल टाइम में, इसको अलग से टाइम नहीं दिया जाएगा, आपको ये सब चार्ट ड्रॉ करना है, लिखना है, समझना है, इंपॉर्टेंट है, मार्क करना है, आपके स्पीड से करते रहो। ऑब्वियसली अभी गियर तो बदलने वाला है, एग्जाम को इतने दिन बचे नहीं कि एकदम शांति से सिखाया जाए, ठीक है। यस, क्वेश्चन आंसर पे भी हम आने वाले हैं। नेचर एंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स, यू हैव टू रिमेंबर द हेडिंग्स, हेडिंग्स इसमें याद रखना ही रखना है, ठीक है। अभी फर्स्ट आपने लिख दिया यूनिवर्सल एप्लीकेशन, तो अभी प्रिंसिपल्स का मतलब क्या, तो प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स व्हिच आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड उसे बोलते हैं प्रिंसिपल। वापस चिपका दो ना, वापस चिपका दो इसमें भी, ठीक है। सो इररिस्पेक्टिव ऑफ योर टाइप ऑफ बिजनेस, आपका कौन से टाइप का बिजनेस है कोई फर्क नहीं पड़ता, साइज ऑफ बिजनेस कोई फर्क नहीं पड़ता, और क्या नेचर ऑफ बिजनेस कोई भी हो, यू हैव टू रिमेंबर कि ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, खत्म, ठीक है। नेक्स्ट, जनरल गाइडलाइंस। मैनेजमेंट मतलब कोई रूल नहीं है कि आपने को फॉलो करना ही पड़ेगा, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है ना, दिस आर जस्ट गाइडलाइन विच हेल्प टू टेक डिसीजन, ठीक है। बेसिकली अगर हम मैनेजर है, अभी मैं क्लासेस रन कर रहा हूं, अचानक पेंडेमिक आ गया, स्कूल कॉलेज बंद कर दिए,
दिस इज द सिचुएशन। अब मैं मैनेजर हूं, मुझे ये कैसे हैंडल करना है, इसके कुछ प्रिंसिपल है यार, अभी थोड़ा सा ऑनलाइन जाना पड़ेगा, बच्चों को हेल्प करना पड़ेगा। तो ये प्रिंसिपल किसी बुक में दिया है, हर एक ने फॉलो करो, ऐसा दिया है क्या? ऑफ कोर्स नॉट, दिस इज जस्ट अ गाइडलाइन व्हाट वी शुड डू। तो ये फ्लेक्सिबल होता है, रिजिड होता है, ठीक है, एकदम फ्लेक्सिबल। एम्प्लॉय स्टाफ सब जॉब छोड़ के जा रहे हैं, उनकी सैलरी बढ़ा, जो बचे हैं उनकी सैलरी बढ़ा, हमें छोड़ के नहीं जाएंगे। और बच्चों ये पॉलिसी रिसेंटली रिसेंटली एप्पल ने एप्लीकेबल किया है। एप्लीकेबल किया मतलब लिटरली उन्होंने 700% लोगों को बोनस दिया है, मतलब जितना देने वाले थे ना पहले लास्ट ईयर दिया था 700%, मतलब 7 टाइम्स, ऑलमोस्ट 7 टाइम बोनस, 7 टाइम्स बोनस दिया एप्पल ने। किस लिए? ये एम्प्लॉय छोड़ के जा रहे हैं इसलिए। तो ये किसी बुक में दिया है नहीं, दीज आर गाइडलाइंस। गाइडलाइन बोलते हैं रेमुनरेशन अच्छा दो, एम्प्लॉय अच्छा काम करके छोड़ के नहीं जाएंगे। नेक्स्ट, प्रिंसिपल्स आर फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। प्रिंसिपल एक दिन में नहीं बनते, प्रैक्टिस से बनते, एक्सपेरिमेंट से बनते हैं। बहुत सारे लोगों ने ट्रायल किया, फिर जाके वो प्रूव हुआ कि यस ये प्रिंसिपल हर लेवल, हर रिसर्च में सक्सेसफुल हो रहा है, तब जाके प्रिंसिपल बनता है। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबिलिटी। सो प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल। पहले तो आप लिखोगे प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल, फिर लिखोगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट रिजिड। अरे आंसर की साइज बढ़ाओ, मैं बोल रहा हूँ बच्चों आंसर की साइज बढ़ाओ। अब तक मैं बोल रहा था प्रिसाइज रहो, तो प्रिसाइज रहना ही है, लेकिन प्रिसाइज लेने के लिमिटेशन होते हैं। हम 100% सिलेबस के लिए प्रिसाइज नहीं रह सकते, और ओसी एक ही सब्जेक्ट नहीं है, हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट है, बहुत सारे चैप्टर्स है, तो हर चीज वर्ड टू वर्ड लर्न नहीं कर सकते। लेकिन हेडिंग हमें लर्न करना पड़ेगा, और हेडिंग ज्यादा से ज्यादा लर्न करके अंदर वाला मैटर थोड़ा थोड़ा मतलब फेंकना भी पड़ेगा। सो फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी यस, मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल। बोलो क्या हुआ? Management of principles are flexible. Manager can use this as per the suitability of business, as per the situation of business. Business के हिसाब से ये प्रिंसिपल को एडजस्ट किया जाएगा और बिजनेस के सिचुएशन के हिसाब से अप्लाई किया जाएगा। सिंपल, फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट, बिहेवियर प्लान। तो ये बिहेवियरल कैसे है? बेसिकली मैनेजमेंट मतलब क्या? ग्रुप ऑफ पर्सन डूइंग द टास्क, बराबर, उसे मैनेजमेंट बोलते हैं। सो मैनेजमेंट बेसिकली किस पे डिपेंड है? ह्यूमन बींग्स पे। इसलिए मैनेजमेंट इन्फ्लुएंस ह्यूमन बींग्स। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है दे आर डिजाइन टू इन्फ्लुएंस द ह्यूमन बींग्स, तो ऐसे डिजाइन किए जाते हैं कि जिससे ह्यूमन बिहेवियर पे इन्फ्लुएंस हो। नेक्स्ट, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। सो कॉज एंड इफेक्ट का एक सिंपल एग्जांपल याद रखो, अगर आप गुड वेजेस पे करो, आउटपुट बढ़ जाएगा, ये चीज याद रख लो, बाकी आप बीच में जो लिखना है लिखना। सो इफ वी पे गुड वेजेस, डेफिनेटली विल गेट गुड आउटपुट, और वी कैन से मोर आउटपुट एज कंपेयर टू अर्लियर। तो ये हो गया कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। इसमें अभी यही एक्सप्लेन करना है। सो यहाँ पे आप एक्सप्लेन करोगे कॉज, व्हाट इज द कॉज? हियर द गुड पेमेंट मेड बाय कंपनी इज कॉज, एंड द इफेक्ट इज इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इज इफेक्ट। तो वही वापस बढ़ा दिया, शॉर्ट में बता दिया पहले कि हमने गुड वेजेस पेड किए तो आउटपुट बढ़ता है, वही एक्सप्लेन कर दिया आगे वापस, ठीक है। नेक्स्ट, all principles are of equal importance. So principles of management, there are n number of principles of management, so no principle is more important than another principle. So all principles are equally important. It depends on situation of business, business के situation पे depend है कि किसको क्या important है, किस चीज पे फोकस करना है, ठीक है। But all principles are equal importance. खत्म, हो गए बच्चों। ये साथ के साथ नाम आपको याद रखने, नाम याद रखने में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, आपको ये बोलिए नहीं कि पॉइंटर छोड़ दो, पॉइंटर याद रखने रखने, ठीक है। उसके लिए करना क्या है? चार्ट बनाना है, कार्ड शीट पेपर लो, बहुत सारे कार्ड शीट पेपर लेके आओ बाहर से, मार्केट से, या फिर कार्ड शीट पेपर अगर बहुत ज्यादा हो रहे हैं, आपके रूम में स्पेस वगैरह नहीं है, तो A4 साइज का पेज ले लो। सिंपल अपनी नोटबुक है ना, वो इसे पोर्ट्रेट लैंडस्केप कर लो, लैंडस्केप जैसे मैंने अभी ड्रॉ किया है ना, ऐसा ड्रॉ करो, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है? नेचर ना, चलो नेचर के नीचे फर्स्ट पॉइंट, यूनिवर्सल एप्लीकेशन। नेक्स्ट, जनरल गाइडलाइंस। नेक्स्ट,
Principles are formed by practice and experiment. Practice and experiments. Next, flexibility. दोस्तों मेरा आज लिखने में टाइम गया तो भी चलेगा. आई जस्ट वांट टू शो यू कि ये पॉसिबल है. एक पेज पे आप कर सकते हो, आराम से कर सकते हो. बिहेवियरल इन नेचर. नेक्स्ट, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. कॉज एंड इफेक्ट. एंड लास्ट में इक्वल इंपॉर्टेंस. ऑल आर इक्वली इंपॉर्टेंस. तो जितने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ऑल आर इक्वली इंपॉर्टेंट. खत्म. आ गई पॉइंट यहाँ पे. दोस्तों देखो, आप जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतना ज्यादा लर्न रहेगा. सिंपल बात है. रट्टा करना मतलब ऐसा नहीं कि एक चीज आपको 10 बार कंटिन्यूस पढ़नी है. पूरा चैप्टर आपको 10 बार पढ़ना है. ये चैप्टर पढ़ के आगे चले जाओ, आगे चले जाओ. ऐसा आप करते करते वो सीख खत्म होगा, वापस स्टार्ट करो, वापस स्टार्ट करो. ऐसे नंबर ऑफ रीडिंग होने चाहिए. बच्चों ऐसा रट्टा कभी मत करो. डेफिनेशन, व्हाट डेफिनेशन 4 बार लर्न करोगे. फाउंडेशन, प्रपोजिशन, फाउंडेशन, इट इज द ट्रूथ ऑफ प्रपोजिशन ऑफ फाउंडेशन. क्या चल रहा है, ऐसा मत करो बच्चों. पूरा का पूरा चैप्टर वापस वापस रीड करो. ठीक है. तो ये सबसे सिंपल तरीके से हो सकता है बाय दिस. अगर आप ये चार्ट बनाओगे ना, इसका बेनिफिट क्या होगा. देखो, अर्ली मॉर्निंग आप जब भी उठते हो, अर्ली मॉर्निंग मतलब आपकी सुबह 8 बजे भी होती होगी तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं. आई एम नॉट सेइंग कि सब लोगों ने 4 बजे उठना चाहिए. किस बॉडी की सुटेबिलिटी देखो. उठना चाहिए, इट इज गुड थिंग अगर आप 4-5 बजे उठते तो. लेकिन अगर ठीक है आलसी हो गए हो घर पे बैठ के, आप जब भी उठते हो ना, जो फ्रेश टाइम होता है ना, वो टाइम पे चार्ट देख लो यार. 5 मिनट में चैप्टर रिवाइज हो जाएगा. मार्क माय वर्ड्स, 5 मिनट में चैप्टर रिवाइज होगा. हर एक पॉइंटर याद आएगा. स्टार्टिंग में टाइम लगेगा 5 मिनट. डायरेक्ट 1 घंटे से 5 मिनट पे कभी नहीं पहुंचने वाले. स्टार्टिंग में आधा घंटा लगेगा ये रीड करने में, 4 रीड करने में. फिर नंबर ऑफ रीडिंग बढ़ाने के बाद 20 मिनट पे पहुंचोगे, फिर जाके 10 मिनट में होगा. और लिटरली एंड ऑफ द डे, एग्जाम के एक दिन पहले 5 मिनट में एक चैप्टर का चार्ट रिवाइज करोगे आप, जिसमें हर पॉइंटर आपको याद आएगा. याद आएगा मतलब लिटरली एग्जाम के टाइम बोल रहा हूं मैं. एग्जाम के टाइम आपके सामने वो चार्ट रहेगा कि मैंने वो लिखा था, मैंने नीचे लिखा है, थर्ड पॉइंट है, नीचे से चौथी लाइन, लिटरली लाइन के साथ याद आता है. दिस इज माय ऑब्जर्वेशन. मैं किसी का सुना या देखा हुआ नहीं बोल रहा हूँ. दिस इज माय एक्सपीरियंस इन माय ओन स्टडीज. ठीक है. सिग्निफिकेंस नॉट एप्लीकेबल. ये एप्लीकेबल नहीं है अपने एग्जाम के लिए. ओके. हेनरी फॉयल अगर इंपॉर्टेंट है तो करना ही है, कोई डाउट ही नहीं इसमें. वी हैव टू डू इट. हेनरी फॉयल प्रिंसिपल, 14 के 14 प्रिंसिपल यार, याद रखना ही रखने. देखो ना बच्चों, इतने सिंपल उन्होंने लिखे हुए, हम भी ये चार्ट बना सकते हैं. ठीक है. सो लेट्स सी, एक एक वर्क रीड करते हैं. फर्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क. ठीक है. तो देखो, सिग्निफिकेंस तो कट हो गया. थीरीज. अभी एक्चुअली थीरीज में कुछ मैटर नहीं है. थ्योरी में 2 थ्योरी है. देखो, लेट मी शो यू. थ्योरीज में कुछ माल मसाला नहीं है. देखो, थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट. अभी थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट है ना, ये नहीं भी पढ़ा आपने कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो बिंदास. ये वाला पार्ट यहाँ पे क्या बताया उन्होंने, बस थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट होते हैं. दो थ्योरी है. कौन सी? वो तो नीचे ना. तो ये 1.5 वाला पॉइंट भी कट हो गया. दिया नहीं उन्होंने 25% रिडक्शन में, लेकिन मैं बोल रहा हूँ काम का नहीं है. मतलब अगर आप देखो, इंट्रोडक्शन तो कट ही किया हमने, वो काम का नहीं होता है सच एग्जाम के लिए अभी फिलहाल. सिग्निफिकेंस तो उन्होंने दिया हुआ है, नहीं करना है. थ्योरीज का भी कट कर दिया. अभी ये FW टेलर जो है उसका भी आधा पार्ट, वो टेक्निक्स वाला पार्ट कट हो गया. टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट. मीनिंग डेफिनेशन ठीक है, ये तो करना पड़ेगा. मीनिंग डेफिनेशन बहुत जगह पे काम में आता है. नेचर करना है 3 और 4, 4 चीजें करनी सिर्फ. मैंने 5 बोली थी ना, 5 में से भी एक कट हो गया ना अभी जस्ट. अरे वो सिग्निफिकेंस नहीं, थ्योरीज वाला पार्ट कट हुआ ना, इसमें भी कुछ मसाला नहीं है. मसाला है हेनरी फॉयल में.
तो अगर हमें पता है पूरे चैप्टर में सिर्फ 2-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से हमें मार्क्स मिलने वाले हैं, तो व्हाई शुड वी लेफ्ट इट? पूरे 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 मार्क्स मिलने ही चाहिए। यस, हेनरी फॉयल, पहला प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। Principle of division of work. So, by the use of management, work is divided among different persons as per the skills, talent, experience. फेंक दिया, मतलब सॉरी लिख दिया। लिखना क्या है भाई, काम डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है ना। डिवीजन ऑफ वर्क में अलग क्या रहेगा, क्या दिया देखो इन्होंने, डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कैटेगरी एज पर क्वालिटी एंड कैपेबिलिटीज। ठीक है ना, हम भी वही बोल रहे थे कि भाई क्वालिटी कैपेबिलिटी के हिसाब से, या फिर आप लिख दो एक्सपीरियंस के हिसाब से, स्किल के हिसाब से, टैलेंट के हिसाब से, जो नाम याद आ रहा है लिख दो, उसके हिसाब से वर्क डिवाइड किया। दैट इज प्रिंसिपल ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गो हैंड इन हैंड। मतलब क्या, सिंपल है, टीम इंडिया को रन करने का राइट कैप्टन को है, ठीक है, वो अथॉरिटी उनके पास डिसीजन लेने की, लेकिन अगर टीम हार जाए तो उसको ब्लेम भी किया जाएगा। सो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी इज द राइट टू टेक डिसीजन एंड इट इज नेसेसरी, अथॉरिटी इट इज नेसेसरी टू गेट थिंग्स डन फ्रॉम सबऑर्डिनेट, उनसे काम करवा के लेना जरूरी है, उसके लिए अथॉरिटी होनी चाहिए। अगर मेरे पास अथॉरिटी नहीं है, मैंने एम्प्लॉय को ऑर्डर दे दिया, तो मेरा कोई सुनने नहीं वाला, अथॉरिटी होनी चाहिए। एंड अथॉरिटी ऑलवेज कम विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। बस नाम में ही था अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, वही लिख दिया, अथॉरिटी ऑलवेज कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, आगे, इफ मैनेजर इज गिवन अथॉरिटी टू कंप्लीट टास्क, ही शुड हेल्ड रिस्पॉन्सिबल इफ ही डज नॉट कंप्लीट टास्क। ये हमें लिखना है, ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है कि अगर हमने उसको अथॉरिटी दी है, अगर उसने नहीं किया तो रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन क्या है भाई? डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ऑर्गेनाइजेशन में। एम्प्लॉय मस्ट ओबे द प्रिंसिपल ऑफ मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो जो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के रूल फॉलो नहीं करेगा उसको पनिश कर दो, या फिर उसको सजा दो, उसको सस्पेंड कर दो, जो भी है। तो बस कंक्लूजन क्या है इसमें, पूरे इसमें काम की चीज, एम्प्लॉय मस्ट ओबे एंड रिस्पेक्ट द रूल्स, दैट्स इट। एम्प्लॉय ने ऑर्गेनाइजेशन के सब रूल्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। ठीक है, सो गुड डिसिप्लिन इज द रिजल्ट ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप। ठीक है, ये भी एडिशनल सेंटेंस याद आया तो ठीक, नहीं आया नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड, ये तो आपको ऑब्जेक्टिव में भी काम में आएगा, लॉन्ग आंसर के साथ साथ। यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी मतलब सिंगल, कमांड मतलब एक, तो हमें ऑर्डर देने वाला एक ही पर्सन होना चाहिए। वी शुड हैव ओनली वन सुपीरियर, सो एवरी एम्प्लॉय हैव ओनली वन सुपीरियर। ईच मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर, खत्म। सर इसमें आंसर बढ़ाना है तो लिखो ना, इफ पर्सन गेट ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन फ्रॉम 2 or 3 employees, sorry 2 or 3 superiors, he will get confused, he is unable to do the task. So if everyone should get order from a single person only, single superior authority, to avoid the confusion, खत्म। और बढ़ाना है मसाला तो और लिखो, if person get order from different or multiple superiors, it may result in conflict, झगड़े हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें फेंका है मतलब गलत नहीं फेंका है, राइट आप बोल रहे हो, टू द पॉइंट बोल रहे हो बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अभी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी मतलब एक सिंगल, और डायरेक्शन मतलब एक ही डायरेक्शन में जाना है। सिंपल सी बात है, एम्प्लॉयज जो भी है, एम्प्लॉय या फिर टॉप लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ओनर, एवरीवन शुड गो थ्रू सेम डायरेक्शन टू अचीव द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी गोल है अपने बिजनेस का, अगर वो अचीव करना है तो हमने एक ही एंगल से, एक ही डायरेक्शन में जाना चाहिए। सो देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान। ये अगर याद आ गया तो सोने पे सुहागा, ये लाइन लिख दी तो और भी अच्छा। देयर शुड बी वन हेड, इन हो गया, हाँ, वन हेड वन प्लान, खत्म। ठीक है,
सो हर ऑर्गेनाइजेशन में सबने एक ही डायरेक्शन में जाना चाहिए टू अचीव द गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट. इंडिविजुअल इंटरेस्ट और दूसरा मैंने लिख लिया वर्सेस ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट. नोट्स बना रहा हूं ना मैं, शॉर्ट में तो लिख ही सकता हूं ना डेफिनेटली. सो इंडिविजुअल इंटरेस्ट और दूसरा ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट. सो एवरी एम्प्लॉय शुड गिव मोर इंपॉर्टेंस टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट देन हिज पर्सनल इंटरेस्ट. बोले तो भाई मुझे खुद के फायदा नहीं देखना है, मुझे ऑर्गेनाइजेशन के फायदे के बारे में सोचना है. सो व्हाइल टेकिंग द डिसीजन इन द ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजर ऑलवेज कंसिडर द इंटरेस्ट ऑफ होल ग्रुप रादर देन हिज सिंगल एम्प्लॉय. तो उसका खुद का फायदा या फिर किसी सिंगल एम्प्लॉय का फायदा नहीं करना है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का कैसे फायदा होगा इसके बारे में सोचना है. नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन. प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन. यस, इन सेंट्रलाइजेशन होता क्या है, ऑथोरिटी टू टेक डिसीजन इज सेंट्रलाइज्ड इन फ्यू हैंड्स. डिसेंट्रलाइज में क्या होता है, ऑथोरिटी ऑफ टेकिंग डिसीजन इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग मल्टीपल लेवल्स. तो हमें क्या करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, दोनों चीजों का बैलेंस रखना चाहिए. सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर्स, पावर कुछ लोगों के हाथ में आ जाती है. और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, पावर बहुत बढ़ जाती है. तो हमें क्या करना है, प्रॉपर बैलेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, दोनों चीजों में बैलेंस मेंटेन रखना है. पूरी पावर अगर पीएम के पास है, प्राइम मिनिस्टर जी के पास, तो बाकी लोग क्या करेंगे, सब वो तो हिटलर शाही, हुकुमशाही हो जाएगी. वहां से ऑर्डर आएगा ना, सबको फॉलो करना पड़ेगा. कौन सा एटोक्रेटिक बोलते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं अपना, तो ये है ना डेमोक्रेसी, और उसको क्या बोलते हैं लोकशाही, राजशाही को आई थिंक एटोक्रेसी बोलते हैं. ठीक है, एक ही पर्सन ऑर्डर करता है. तो सिर्फ पीएम ने अगर किया तो बाकी क्या करेंगे. लेकिन अगर पीएम ने सब कुछ छोड़ के सब कुछ सीएम के हाथ में दे दिया, तुम स्टेट वालों कुछ भी करो, तो भी भाई वांदे हो जाएंगे, सबका कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा. इसलिए हमें दोनों चीजों में बैलेंस रखना है. सिंपल, we have to make balance, we have to maintain balance in our organization between centralization and decentralization. Next, principle of remuneration. Principle of remuneration. सो एम्प्लॉय को सैलरी अच्छी दो, रेमुनरेशन मतलब सैलरी. सो सैलरी कैसे देनी चाहिए, एज पर हिज टैलेंट, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, क्वालिटी, एक्सपर्टाइज, स्किल, टैलेंट, जो लिखना है लिखो ना यार, वही चीजें तो आती है. एम्प्लॉय को ऐसा सैलरी दो कि उसको काम करने को मोटिवेशन मिले, सेटिस्फाई हो जाए फाइनेंशियली. सो फाइनेंशियली सेटिस्फाई होना चाहिए. ओके, सो उसका स्किल, एक्सपर्टाइज, नॉलेज, टेन्योर, कॉस्ट ऑफ लिविंग, मार्केट ट्रेंड, ये सब चीजें देख के सैलरी दो. नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन. स्केलर चेन का सिंपल है, एक ही चीज बोलना है भाई, कम्युनिकेशन का कोई ये चेन होना चाहिए. ठीक है, हायरार्की होनी चाहिए, हायरार्की. सो हायरार्की ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप लेवल टू लोअर लेवल, इसे बोलते हैं स्केलर चेन. ठीक है, अगर मान लो प्रिंसिपल को आपसे बात करनी है, तो नॉर्मली प्रिंसिपल, आपके कॉलेज के जो प्रिंसिपल है वो ऑर्डर देंगे आपके क्लास टीचर को, क्लास टीचर बताएंगे सब्जेक्ट टीचर को, सब्जेक्ट टीचर बताएंगे आपको. तो ये एक सर्कल हो गया. अगर आपको कुछ कंप्लेंट करना है, आपको कुछ पूछना है, तो आप आपके टीचर को बोलेंगे, वो क्लास टीचर को पूछेंगे, और वो प्रिंसिपल को बोलेंगे. यही तो सर्कल, ये होता है ना सर्कल, नहीं सॉरी, ये सीक्वेंस हुआ प्रॉपर. तो इसे बोलते हैं हायरार्की ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम. और एक्सेप्शनल सिचुएशन में भाई, अगर आपका दो दोस्त है वो डायरेक्ट बेहोश होकर गिर गया है लेक्चर में कुछ तो, या फिर क्राइम हो गया डायरेक्ट, एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को एकदम चीर-फाड़ एकदम कर दिया है, तो फिर डायरेक्ट स्टूडेंट प्रिंसिपल के पास जाएगा डायरेक्ट. इमरजेंसी सिचुएशन है, सीधी सी बात है, इसे बोलते हैं गैंग प्लैंक. सो डिले अवॉइड करने के लिए या फिर इमरजेंसी सिचुएशन में, अवॉइड डिले या फिर इमरजेंसी सिचुएशन में डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है, जैसे गैंग प्लैंक बोलते हैं. ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है क्वेश्चन. नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर. प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर में एक सेंटेंस आना ही चाहिए आपके आंसर में.
एवरीथिंग शुड बी इन इट्स प्लेस एंड एवरीथिंग क्या है वो, a place for everything and everything in its place. तो बिजनेस में हर चीज के लिए एक प्लेस भी होनी चाहिए और हर चीज प्लेस पे भी होनी चाहिए. सो एवरीथिंग इन इट्स प्लेस एंड प्लेस फॉर एवरीथिंग. ठीक है. सो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर. सो आगे अगर और भी बढ़ाना है तो राइट प्लेस, राइट टाइम, राइट पर्सन, जो भी है बोल सकते हो. लेकिन ये सेंटेंस लिखा, मार्क्स मिल गए, मार्क्स मिल गए, मार्क माय वर्ड्स, नहीं जाएंगे मार्क्स आपके अगर आपने वो सेंटेंस लिखा तो. प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी. अब इक्विटी में क्या कहना है भाई, सबको इक्वल ट्रीट करो. एक लेवल के जो एम्प्लॉयज है उनको सेम सैलरी पे करो, उनमें डिस्क्रिमिनेशन मत करो. अगर मैं भी किसी डिपार्टमेंट का एमडी हूं, आप भी डिपार्टमेंट के एमडी हो, तो हमें सेम सैलरी पे करनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए किसी चीज में. तो नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. जो एम्प्लॉयज वर्किंग ऑन द सेम लेवल बट इन डिफरेंट डिपार्टमेंट शुड बी पेड सेम वेजेस. सो देखो ये एम्प्लॉय अलग अलग डिपार्टमेंट के हैं, तो इनको डिपार्टमेंट अलग है लेकिन लेवल सेम है, तो सैलरी सैलरी जो भी है सेम पे करो. अदरवाइज क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा. सो ये एम्प्लॉयज का कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करने के लिए ये प्रिंसिपल बेटर है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी. नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर. स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर. दोस्तों अगर मुझे कहीं पे जॉब मिलता है और मुझे बोला जाता है कि आप परमानेंट जॉब में यहाँ पे परमानेंट हो चुके हो, तो डेफिनेटली दिमाग में शांति रहती है, काम का डेडिकेशन वगैरह बढ़ जाता है, क्योंकि मुझे चिंता नहीं है कि कल मुझे निकाल देंगे, जॉब ढूंढना पड़ेगा. कोई दिक्कत नहीं, मुझे परमानेंट वाला जॉब मिला है. तो एम्प्लॉय को अगर आप परमानेंट वाला बोल दो, अगर उसका जॉब सिक्योरिटी दे दो, उसको बोल दो एश्योरिटी, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, अबाउट एश्योरिटी, अबाउट स्टेबिलिटी, भाई तू यहीं पे रहेगा, हम तुझे निकालने नहीं वाले. तो डेफिनेटली वो कूल माइंड से, मतलब अच्छे माइंड से, पॉजिटिव सोच से ज्यादा लेवल डेडिकेशन पे काम करेगा, उसकी काम करने की इफिशियंसी बढ़ जाएगी, वो एकदम तन मन धन से काम करेगा जब उसको पता है उसको जॉब मिला है, वो टेम्पररी नहीं है बल्कि परमानेंट वाला है. ठीक है. अगर टेम्पररी रहा तो उसके माइंड में टेंशन होता है, यार मुझे जॉब से कभी भी निकाल दिया जाएगा, तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाता. प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव. प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव भाई, फ्रीडम दो ना एम्प्लॉयज को. यू शुड गिव फ्रीडम टू थिंक और टू टेक इनिशिएटिव. इनिशिएटिव लेने दो एम्प्लॉयज को. सो फ्रीडम टू थिंक एंड वर्क ऑन न्यू आइडियाज. सो एम्प्लॉय को उल्टा एनकरेज करो कि तुम न्यू आइडियाज प्रमोट करो, उनको काम बताओ क्या करना है, लेकिन कैसे करना है वो उन पे छोड़ दो. सो सम स्पेस, कुछ स्पेस देना चाहिए उनको फ्री थिंकिंग के लिए. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट डी कॉप्से. स्पिरिट डी कॉप्से बोले तो टीम वर्क. ओके. सो एम्प्लॉय शुड वर्क इन यूनियन. तो यूनियन के बारे में तो हम क्या क्या लिख सकते हैं, यूनियन इज स्ट्रेंथ. So employee can work together. Definitely, it will complete the task of the organization. It will result in growth of organization. This can achieve any target of any target. Teamwork make a dream work. लिख दो ना यार, क्या प्रॉब्लम है, लिखो टीम वर्क मेक अ ड्रीम वर्क. ठीक है. सो प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट कॉप्स, दैट इज टीम वर्क. हो गए 40 प्रिंसिपल्स हेनरी फोइल के. देखो चार्ट में सब बैठ रहा है, बराबर बैठ रहा है. हाँ सर, आपके पास तो बोर्ड है यार, बोर्ड है तो आपके पास भी तो पेज है ना. ऐसा ही तो पेज होता है, ऐसे तो लाइंस होती है, ऐसे तो लिखना है. ठीक है. नेक्स्ट, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी. साइंटिफिक मैनेजमेंट देने वाले जो हेनरी फॉयल है, अमेरिकन भाई, तो इनको क्या बोला जाता है, इट इज टर्म्ड एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. तो हेनरी फॉयल को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट. और ये साइंटिफिक मैनेजमेंट. तो याद रख लिया. अभी ये थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट है. चलो अपन नोट्स पे, मतलब एक पेज की नोट्स बनानी है ना, तो इसमें हमने बाजू में लिख लिया. चलो फादर भी लिख लेते हैं. फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट. हेनरी फॉयल. और दूसरा है फादर ऑफ
साइंटिफिक मैनेजमेंट, इसका नाम है FW टेलर। ओके, सो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट के हिसाब से इन्होंने डेफिनेशन वगैरह भी दी है। सो देखते डेफिनेशन। साइंटिफिक मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट मेन टू डू एग्जैक्टली। ओके, इनका कहना क्या है, मैनेजमेंट का मतलब क्या एग्जैक्टली, नोइंग व्हाट यू वांट मेन टू डू एग्जैक्टली, एग्जैक्टली आपको आदमी से क्या करवा के लेना है, एंड सीइंग इट, और देखो सीइंग इट दैट दे डू इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट मैनर, और जो हमने उनको काम दिया है वो बेस्ट एंड चीपेस्ट मैनर में कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, सो नोइंग व्हाट यू वांट मेन टू डू एग्जैक्टली, एग्जैक्टली आपको क्या करवा के लेना है, और फिर देखो कि वो बेस्ट और चीपेस्ट मैनर में कर रहे हैं। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, अब प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स डेफिनेटली टेलर से तो कम ही है, सॉरी हेनरी फॉयल से तो कम है। सो प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, फर्स्ट क्या है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। ओके, यहां पे लिख दिया मैंने, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। Okay, so scientific management is believe on science and not trial and error. थंब रूल मतलब ट्रायल एंड एरर ना, ट्राई करके देखते हैं भाई, इधर ट्राई भी नहीं चलता भाई, साइंटिफिक एकदम। सो यहाँ पे रूल ऑफ थंब काम नहीं करने वाला, यहाँ पे सीधा है सिलेक्टिंग द बेस्ट वे ऑफ परफॉर्मिंग अ जॉब आफ्टर साइंटिफिक एनालिसिस। जो भी डिसीजन लिया जाना चाहिए साइंटिफिक एनालिसिस के बाद लिया जाना चाहिए, नॉट बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। ओके, ट्रायल एरर से नहीं, साइंटिफिक मेथड का यूज करके डिसीजन, दैट इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। नेक्स्ट, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। नॉट डिस्कॉर्ड। ओके, अभी हार्मनी बोले तो मेरे फिर मेरा तुम्हारा, अरे मतलब एम्प्लॉय जो है मिडिल लेवल, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, जो भी एम्प्लॉयज है उनके एक दूसरे के साथ हार्मोनियस रिलेशन होने चाहिए, गुड रिलेशन होने चाहिए, हेल्दी रिलेशन होने चाहिए, जिसके बिजनेस के लिए अच्छी बात है, बिजनेस के लिए फायदे वाली बात है। ओके, सो हार्मनी होनी चाहिए किसमें, एम्प्लॉय में और मैनेजमेंट, ये इंपॉर्टेंट है सबसे, ये लिखना है। ठीक है, अगर उसमें हेल्दी रिलेशनशिप रहे, हेल्दी वर्क इन्वायरमेंट, तो डेफिनेटली इसकी वजह से बिजनेस का जो भी डिजायर्ड गोल है वो अच्छा होगा, बिजनेस सक्सेसफुल होगा ही होगा, अगर मैनेजमेंट का और एम्प्लॉय का कोऑर्डिनेशन है, अच्छे रिलेशन है तो। नेक्स्ट इज मेंटल रिवॉल्यूशन। मेंटल रिवॉल्यूशन मतलब क्या, मेंटल बोले तो भाई साइकोलॉजी वाला पार्ट है, रिवॉल्यूशन मतलब ड्रास्टिक चेंज करना है। तो किसके साइकोलॉजी में चेंज करना है, किसके थिंकिंग में, एम्प्लॉयज के थिंकिंग में चेंज करना है। तो जो भी एम्प्लॉय का जो एटीट्यूड है काम की तरफ देखने का, वो चेंज करना है। सो फोकस ऑन चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉयज, सबसे इंपॉर्टेंट यही लाइन है, वी हैव टू चेंज द एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का जो एटीट्यूड है मैनेजमेंट की तरफ, मैनेजमेंट की तरफ देखने का, और मैनेजमेंट का जो एटीट्यूड है एम्प्लॉयज की तरफ देखने का, वो चेंज करना है। सो सिंपल, चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट टुवर्ड्स ईच अदर। तो दोनों को पॉजिटिव सोच लानी है, मतलब दोनों को एक दूसरे का इंपॉर्टेंस समझना चाहिए, एम्प्लॉय को भी समझना चाहिए, एम्प्लॉय शुड अंडरस्टैंड they can't do anything without management, and even management should realize the importance of employees, that they can't complete any task without employees। तो दोनों को एक दूसरे का अगर रिलेवेंस समझेगा, इंपॉर्टेंस समझेगा, तो डेफिनेटली अच्छा होगा। नेक्स्ट, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, देखा जाए तो यही अपोजिट वर्ड है, साइंस फिर बोला नॉट रूल ऑफ थंब, वही है ना, साइंस मतलब रूल ऑफ थंब नहीं है, हार्मनी का ही अपोजिट वर्ड बोल दिया, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। अभी बोल दिया कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, वही मीनिंग हो रहा है ना। सो कोऑपरेशन बोले तो ऑफ कोर्स सब लोगों को एज अ टीम वर्क, सबको साथ में काम करना है, इंडिविजुअल अप्रोच नहीं होना चाहिए। सो एम्प्लॉय और मैनेजमेंट, ये भी पॉइंट एम्प्लॉय और मैनेजमेंट से रिलेटेड ही है, सब पॉइंट में अगर आप देखो साइंटिफिक मैनेजमेंट में, तो एम्प्लॉय और मैनेजमेंट पे ही फोकस है।
देखा हमने ये वाला देखा, हार्मनी किस किस में हार्मनी चाहिए थी, एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट में हार्मनी चाहिए, बराबर। चलो ये तो अलग था। उसके बाद मेंटल रिवॉल्यूशन किस किस का करना है, एम्प्लॉयज का और मैनेजमेंट का, एक दूसरे की तरफ। अभी ये पॉइंट आ गया कोऑपरेशन, वापस क्या दे दिया, कोऑपरेशन होना चाहिए किस किस में, एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट में कोऑपरेशन होना चाहिए, ठीक है। सो दे आल्सो कंसीडर द सजेशन गिवन बाय एम्प्लॉयज, और मैनेजमेंट ने क्या करना चाहिए, मैनेजमेंट शुड कंसीडर द सजेशन गिवन बाय एम्प्लॉय, एम्प्लॉय जो भी सजेशन देंगे फॉलो करो ऐसा नहीं, बट दे शुड कंसीडर द सजेशन। एक बार देख तो लो वो एम्प्लॉय क्या बोल रहा है, उसका सजेशन सुन लो, सुनना चाहिए, सिंपल। नेक्स्ट, डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तो ऊपर भी था भाई, डिवीजन ऑफ वर्क था, यहाँ पे डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी should be divided at each level, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, जो भी है, तो उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपर्ली डिवीजन होना चाहिए। सो मेजर प्लानिंग इज डन बाय टॉप लेवल, ऑफ कोर्स मेजर जो प्लानिंग का काम है वो टॉप लेवल पे होगा, टॉप लेवल, मिडिल लेवल ऑथोरिटीज, वेयर एज एम्प्लॉयज आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन इज एग्जीक्यूशन, तो जो लोअर लेवल है उनका फोकस एग्जीक्यूशन पे रहेगा, बट जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए किस किस में, मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज में। अगेन ये भी पॉइंट मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज से ही रिलेटेड है, ये भी पॉइंट में वही है, मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज में डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी। ओके, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। ओके, सो भाई एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों की ग्रोथ होनी चाहिए, दोनों को डेवलपमेंट होनी चाहिए। सो बेस्ट परफॉर्मेंस का किस पे डिपेंड होता है हमेशा, स्किल्स एंड कैपेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज की स्किल पे डिपेंड होता है ना किसी भी बिजनेस की डेवलपमेंट होना। सो उनको ट्रेनिंग दो, उनकी डेवलपमेंट करो, एम्प्लॉय को टाइम टू टाइम न्यू इन्फॉर्मेशन दो, अपडेटेड रखो, बहुत जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। खत्म, ये टेक्निक्स तो है ही नहीं, टेक्निक्स नॉट एप्लीकेबल है अपने एग्जाम के लिए, राइट। खत्म ना, टॉपिक खत्म। आप मुझे बताओ इसमें कौन सी चीज डिफिकल्ट है जो आपके ध्यान में नहीं आएगी, नहीं आ रही है फिर नहीं आएगी, नॉट अ सिंगल वन। तो ये चार्ट आज के आज बनना ही चाहिए, हर एक का चार्ट बनना चाहिए आज के आज। ऐसा चार्ट जस्ट कैलकुलेशन कर लो यार, ये चार्ट आपको बनाने में सपोज हाफ आवर लग, ठीक है, एकदम सोफिस्टिकेटेड प्रेजेंटेशन वगैरह किया, हाफ आवर लग जाएगा। एक चैप्टर का एक चार्ट है, ऐसे उसी में चैप्टर कितने हैं, 8, तो 8 चैप्टर के 8 चार्ट बन गए। ये रिवाइज करने में 10-10 मिनट लगेंगे हर चैप्टर को, 5 भी नहीं 10 मिनट लग जाते हैं, मतलब अभी नहीं, जैसे आप रीडिंग बढ़ाते जाओगे ना तब की बात कर रहा हूँ मैं, तो 10-10 मिनट लगेंगे। तो 8 चैप्टर इंटू 10 मिनट, 80 मिनट में आपका सिलेबस रिवाइज हो रहा है। नहीं सर इतने फास्ट नहीं होता, चलो 20 मिनट ले लिए, 160 मिनट, मतलब 3 घंटे के अंदर हो रहा है, बराबर ना। 30 मिनट ले लिया, 8 इंटू 30, 240 बोले तो 4 घंटा, 4 आवर्स यार, आधा आधा घंटा लगता ही नहीं चैट में, फिर भी मैंने बहुत ज्यादा पकड़ लिया, तो भी 4 घंटे में पूरा ओसीएम रिवाइज होना पॉसिबल है, पूरा ओसीएम पॉइंट टू पॉइंट, बिना कुछ स्किप किए हर चीज कवर करके हम हर हर पॉइंट कवर कर रहे हैं, जिसके अंदर माल मसाला है, जो भी पॉइंट वगैरह सब चीजें कवर करें। तो इतना रिविजन पॉसिबल है, लेकिन हम वो एंगल से सोचते ही नहीं, हम सिर्फ पेजेस काउंट करते हैं, इतने पेज है इतने पेज है। अभी पढ़ो, दिस इज नॉट द टाइम कि सिर्फ चार्ट पर पढ़ो बच्चों, मैं नहीं बोल रहा कि सिर्फ चार्ट पढ़ के जाओ। अभी आप जो स्टडी करोगे ना, तो स्टडी फुल फ्लेज वाला करो, पॉइंट टू पॉइंट, वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन रीड करो, लेकिन वो करते करते ये शॉर्ट वाले नोट्स निकालो। और नोट्स निकालना शुरू किया मतलब ऐसा मत करना जैसे मैंने अभी मैंने आपको चार्ट बना लिया, बराबर, तो डायरेक्ट पॉइंटर निकाले क्या, मैंने रीड किया ना चैप्टर, पूरा चैप्टर रीड किया और रीड करते करते निकाला, ऐसे ही आपको निकालना है। ऐसे मत करो डायरेक्ट चलो ये निकालते हैं और इसके पॉइंटर पॉइंटर लिख लेते बीच में, क्या है देख लेंगे, नहीं नहीं नहीं, रीड करते करते लिखना है।
और इसका बेनिफिट क्या होगा? पहली बात तो रीडिंग हो रहा है, सेकंड थिंग रीडिंग करते करते राइटिंग हो रहा है, थर्ड थिंग राइटिंग की वजह से आप स्टडी में अलर्ट रहते हो, और चौथी चीज ये राइटिंग के साथ साथ आपकी लिखने की प्रैक्टिस हो रही है और लिखा हुआ ज्यादा याद रहता है, और हमें ज्यादा याद यही रखना है जो हमने लिखा है, पॉइंटर। सो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 1 ओसीएम का, ये सिंपलेस्ट वे में हम इसको कर सकते हैं। ऐसे ही हर चैप्टर का होगा, और ऐसे ही हम हर चैप्टर का यहाँ पे करवा भी लेंगे आपसे, ठीक है? लेकिन आपको भी पढ़ना है, और उसके बाद हम इसके एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है, इसमें कुछ डाउट्स वगैरह है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो हम आज यहीं पे ये टॉपिक को कंक्लूड कर रहे हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। ओके।